तो आज की क्लास में बेटा हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहली बात तो इस प्रॉपर्टी की ही है कि आखिर ग्रेविटेशन या ग्रेविटी ये वर्ड क्या है। ग्रेविटेशन का मतलब होता है पूरे यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द होल यूनिवर्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये कोई एक पहला ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ये कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लो m2 मास का, तो ये दोनों बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। m1 वाले पर फोर्स लगाया 2 ने, ठीक, और m2 वाले पर फोर्स लगाया 1 ने। इसका नाम हो गया F12 और इसका नाम हो गया F21। इट इज फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 एंड इट इज फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। और ये जो फोर्सेस होते हैं न्यूटन साहब के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, दीज फोर्सेस आर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। बेटा फोर्स वैसे आप लोगों ने ज्यादा शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो F12 वेक्टर भी होगा और F21 वेक्टर भी होगा और बीच में साइन माइनस का होगा। ये शो करता है कि ये फोर्स कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो कोई भी दो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो ये पूरे यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट थे, तो एक ऑब्जेक्ट आपका सन हो सकता है और ये हो सकता है मान लो कोई प्लैनेट है, मार्स है, सैटर्न है ना, कोई भी प्लैनेट ये हो सकता है, इवन हमारा अर्थ भी हो सकता है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ पर रखी हुई कोई चीज हो गई, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो चीज ऑब्वियस है बहुत छोटी होगी। ये हो गया मास ऑफ अर्थ और ये हो गया मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है that is known as gravity. So gravity is the force of attraction, या gravity is the property of attraction applied by the earth on any object. जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। लेकिन अगर अर्थ के अलावा कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पर उसी फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशन। क्या दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया? ग्रेविटेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द होल यूनिवर्स, बट ग्रेविटी वर्ड इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ। ग्रेविटी की बात तब होगी जब दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट कौन हो, अर्थ हो। क्लियर? इस चीज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन साहब ने। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, न्यूटन साहब के ऊपर एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज शुरू किया। तो सबसे पहला यहां पर लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने अपने लॉ में ये बताया वही चीज कि पूरे यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट वो हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। दोनों के सेंटर्स को देखिए हमने मिलाया है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इनके बीच का डिस्टेंस लेट अस सपोज r के बराबर है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्लियर? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r है। और यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि इनके बीच का फोर्स क्या है, तो न्यूटन साहब ने बताया इनके बीच का फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है। दैट मींस फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एज वेल एज दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses as well as this is inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। मास के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीजों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग टुगेदर, दोनों चीजों को अगर हम लोग बेटा कंबाइन करते हैं तो दिस विल बिकम F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर। सो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहां पर होता है कैपिटल G। सो दैट बिकम्स कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर। जहां पर ये जो कैपिटल G होता है दैट कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इन होल यूनिवर्स। और कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इंटू 10 टू द पावर -11। और अगर मैं यूनिट आपसे पूछूं तो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या बनता है? FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। भाई यहां से अगर मैं कैपिटल G की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या वो FR स्क्वायर अपॉन M1 M2 बनेगा? F का मतलब न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और अपॉन M1 M2 मतलब kg स्क्वायर। तो कैपिटल G जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बोलो कितनी होती है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दैट इज कांस्टेंट in whole universe. So this value will be constant in whole universe. किसी भी प्लैनेट पर चले जाइए, किसी भी स्टार पर चले जाइए, इसकी जो वैल्यू है that will not change, that will be taken as it is. Is it clear? ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर मान लो दो में से एक ऑब्जेक्ट अपना अर्थ हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी मून हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ पर रखा हुआ, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया। इस बार अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग फिर से देखें, लेट अस सपोज वो डिस्टेंस r के बराबर। अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ होगा, ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास होगा। ठीक, अब यहां भले हमने अलग अलग दिखा दिया, लेकिन सोचो अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो और किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो क्या अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा? नहीं भाई, अर्थ खुद बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट आप यहां रखोगे भाई ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा। तो अब आप सोचो जरा, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो लगभग अर्थ के रेडियस के बराबर है? मान लो ऑब्जेक्ट हम है, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई फॉर एग्जांपल 5 फीट 10 इंच, या सीधे सीधे मान लेते हैं कि 6 फीट। ठीक, 6 फीट ऑब्जेक्ट की हाइट है और अर्थ का रेडियस सबको पता है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर तो अर्थ का पूरा पूरा रेडियस। और ऑब्जेक्ट की ये जो हाइट है अगर 6 फीट टोटल है, तो हमारा वेट तो कहीं बीच में होगा, इसका मतलब 3 फीट। बोलो यार, 6400 किलोमीटर और 3 फीट, और यही तो इतना हुआ। 6400 किलोमीटर प्लस 3 फीट, और 6400 किलोमीटर के आगे 3 फीट का कोई मतलब नहीं है, तो उसको ना ही जोड़ो तो अच्छा है। ये वही वाली बात हुई कि अंबानी बताएं कि हमारे पास 10,000 इतने करोड़ रुपए 52 पैसे भी हैं। बोलो यार, जब बात हो रही है 10,000 करोड़ की, तो वहां 52 रुपए जेब में जो डाले घूम रहे हो, उसको बताने की क्या जरूरत है? उसका वहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वहां पर नेग्लिजिबल हो गया। तो वो वही वाली बात हुई। इस वाली हाइट को, ऑब्जेक्ट का जो ये रेडियस है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। उसको हम नेग्लेक्ट मान देंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब बेटा सोचो, अर्थ का जो मास है वो अर्थ के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है,
ऑब्जेक्ट का मास ऑब्जेक्ट के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। क्लियर? हालांकि दोनों के बीच का जो हाइट है या सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो RE प्लस H के बराबर है, बट दैट H इज वेरी 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 स्मॉल, सो दैट विल बी नेग्लिजिबल। तो हम लोग उस RE प्लस H की जगह क्या लिख सकते हैं? RE लिख सकते हैं। दिस H विल बिकम नेग्लिजिबल। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल। अब आइए वहां पर फोर्स बताते हैं हम लोग। तो यही तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है बेटा। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ कितना होगा? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? दिस इज द फोर्स applied by, it is the force applied by earth on the object। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो बेटा बताओ? क्लियर है? ठीक। अब आगे की बात करते हैं। देखो जरा, अगर हम लोग फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट करें या पढ़ें तो ऐसा ही एक फोर्स वेट भी होता है। भाई दो इस तरह के टर्म्स होते हैं, एक टर्म है मास और एक टर्म है वेट। सबसे पहली बात यह है कि सर मास क्या होता है? तो मास इज द अमाउंट ऑफ mass is the amount of matter possessed by any object। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर होता है बोलो उसके अमाउंट को क्या बोलते हैं? मास। बट व्हाट इज वेट? वेट is defined as the force of attraction applied by earth on any ऑब्जेक्ट। यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर बेटा जो फोर्स अप्लाई करती है उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट। क्लियर? तो मास अमाउंट ऑफ मैटर है, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, SI यूनिट, और CGS यूनिट इसका ग्राम्स होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेट का तो वेट का SI यूनिट कितना होगा? न्यूटन। और CGS यूनिट इसका कितना होगा? डाइन। सो दैट विल बी SI यूनिट एंड दिस विल बी CGS यूनिट। भाई फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो फोर्स का CGS यूनिट डाइन भी होता है। क्लियर? जबकि केजी जो है वो SI यूनिट है मास का, और ग्राम्स जो है वो CGS यूनिट होता है मास का। इज दिस क्लियर? ठीक। वेट का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg, जहां पर ये G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के इस अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी फार्मूला से रिलेटेड है। यही एक ही फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो फॉर्मूला क्या था? कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अगर अर्थ है तो अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस ले लिया हमने,
दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास ले लेंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक। फिर हम लोग ने बात किया मास और वेट के बारे में। मास अमाउंट ऑफ मैटर है, केजी में होता है, ग्राम्स में होता है, लेकिन वेट जो है वो फोर्स है। वेट न्यूटन में होता है, डाइन में होता है। वेट का फॉर्मूला mg के बराबर होता है, जहां पर m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? ठीक। और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा समझिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? बेटा कोई भी एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो क्या बताएंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब रेट ऑफ increase of velocity of a freely falling object। सोचिए जरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट is called acceleration due to किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फ्रीली फॉल करा दें, फ्रीली फॉल मतलब उसको ऐसे यहां से सिंपली छोड़ दिया जाए। ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। जैसे ही इसको छोड़ेंगे बोलो ये नीचे की तरफ जाएगा और इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर है? ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फ्रीली छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वही क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज दिस क्लियर? एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, हमेशा उसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? अब सोचो, अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करता है तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या ये होता है? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। बोलो भाई, ये होता है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाता है तो यही होगा। ठीक। दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो। बोलो यार, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है क्या उसी को वेट भी कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो वही mg के भी बराबर है, वही कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर के भी बराबर है। जरा चेक करिए, m से m कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल g की वैल्यू कितनी मिल गई? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का मास बढ़ जाए किसी भी तरीके से तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ जाएगा। हालांकि अर्थ का मास बढ़ना थोड़ा कठिन काम है, ठीक, वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसकी बात, इसको मैं हटा देता हूं भाई, अर्थ का मास तो बढ़ेगा नहीं। ठीक। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑल्सो। मतलब अगर अर्थ का रेडियस बढ़ेगा तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अर्थ के शेप की अगर हम बात करें तो अर्थ जो होता है वो थोड़ा ओवल शेप का होता है। अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें तो ये इक्वेटर पर है रेडियस, और यहां पर क्या होता है? पोल। भाई यहां पर पोल, यहां पर इक्वेटर। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं, यहां पर इक्वेटर हम लोग शो कर रहे हैं और यहां पर पोल। बोलो भाई, ये रेडियस हो गया इक्वेटर का और ये रेडियस हो गया पोल का। अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो बोलो इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है। चेक करो बेटा,
इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है और पोल पर रेडियस कम है। तो अगर इक्वेटर वाली रेडियस पोल वाली रेडियस से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है। सो आप यहां पे लिख सकते हैं एज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, as earth is not a perfect sphere, so radius of the earth at equator is more than radius of the earth at poles. इक्वेटर पर अगर रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर पर g की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर इज लेस देन वैल्यू ऑफ g एट पोल्स। तो अगर आप अर्थ पर पोल्स पर जाओगे, चाहे नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, तो वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और वहां इक्वेटर पे जाओगे तो वहां जी की वैल्यू कम। इज दिस क्लियर? अब अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि भाई रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी बता दीजिए, तो बेटा स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन अभी हम लोगों ने निकाला था कि ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वही mg है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ होता है, और वही बोलो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर m के बराबर होता है। कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m से m हुआ कैंसिल, तो स्मॉल g की वैल्यू कितनी आ गई थी? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है क्या? अगर हम अर्थ की बात करें, फॉर अर्थ, तो अर्थ का जो मास है वो फिक्स है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg के बराबर होता है अर्थ का मास। ठीक, ये हम लोग को लर्न होना चाहिए, अपना अर्थ है तो इसका मास पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ स्टैंडर्ड है 6400 किलोमीटर्स, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक, हालांकि इस किलोमीटर को बोलो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MKS या SI सिस्टम में सॉल्व करते हैं, है ना। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 1000। जैसे ही आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। बोलो भाई, बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अर्थ का रेडियस, ये हो गया अर्थ का मास। अगर इन दोनों चीजों को हम लोग यूज करें तो स्मॉल जी कितना है भाई? कैपिटल जी तो सबको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो गया gm बाई आर स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। क्या ये बात कुछ समझ में आई? ठीक, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। स्मॉल जी जो होगा वो 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 बोलो बनेगा। बेटा देखो, पहले नंबर वाली चीजें एक तरफ कर ली हमने। ठीक, 6.67 इंटू 6 और नीचे क्या है? 6.4 का स्क्वायर, तो 6.4 इंटू 6.4। अब 10 वाले टर्म्स लिखते हैं, आओ। मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 11, यहां पर क्या है? 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा? 10 की पावर 12। तो जी चेक करिए कितना बनेगा? 6.67 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 इंटू 6.4 होल मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर देखो क्या आएगा? ये 24 है, ये 12 है, ये 12 भी ऊपर जाएगा तो क्या 10 की पावर माइनस 12 बनेगा। तो 10 की पावर माइनस 12 और ये 24 है, 10 की पावर 12 बचेगा। 10 की पावर 12 है और 10 की पावर माइनस 11 है, केवल 10 बचेगा। बोलो भाई, 10 की पावर 1 बचेगा, है ना, यानी केवल 10 बचेगा। तो बेटा ये अपना आया, ठीक है, ये आया। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सॉल्व कर लोगे?
एक बार आप लोग सॉल्व करके क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि ये जो वैल्यू आई वो एग्जैक्ट आगे भी क्या आती है। भाई 9.8 के आगे भी तो कुछ आएगा, तो एक बार करके जरूर देखिएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। ये अर्थ की सरफेस पर नियरली कांस्टेंट होता है, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट इट इज नॉट 100% कांस्टेंट। बात समझ में आया। पूरे अर्थ पर हम लोग नॉर्मली कैसा मानते हैं इसको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अर्थ की सरफेस पर अभी हमने आपको बताया पोल्स पर इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होने लगेगी। जैसे आइए देखते हैं हम लोग, मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट, स्मॉल जी में चेंज हम लोग देख रहे हैं हाइट के साथ। मतलब अगर ये अर्थ है हमारा तो ये अर्थ का बोलो रेडियस है। मान लो अर्थ के रेडियस से ऑब्जेक्ट हम ऊपर ले आए, अर्थ की सरफेस से हम ऑब्जेक्ट ऊपर ले आए हैं और वो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से मान लो काफी ऊपर है, ठीक, वो उससे काफी ऊपर है। अगर ये अर्थ की सरफेस से काफी ऊपर है तो क्या इस बार ये वाली जो हाइट h है, क्या ये हाइट नेग्लिजिबल होगी? अगर हम अर्थ सरफेस से ठीक ठाक हाइट पर ले आए हैं तो क्या ये वाला हाइट नेग्लिजिबल होगा? बोलो भाई, नहीं नेग्लिजिबल नहीं होगा ना। तो ये हाइट हो गया h और अर्थ का रेडियस कितना हमने मान लिया re। अब अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं बेटा देखो अर्थ का मास तो यहां पर है और ऑब्जेक्ट का मास यहां पर है। अब मैं आपसे कहूं दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स आप बताओ या स्मॉल जी बताओ। चलो स्मॉल जी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या देखा था भाई, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सही है। यहां पर जरा वही चीज लगाओ, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस है क्या वो re प्लस एच बन गया? सही है। इस बार सोचो जरा, डिनोमिनेटर हमने बढ़ा दिया है भाई, पहले केवल re स्क्वायर था, अभी re में हमने कुछ और जोड़ दिया भाई। मान लो पहले केवल 6400 किलोमीटर था, अब मान लो 500 किलोमीटर हमने और ऊपर उठा दिया। बोलो यार, या 600 किलोमीटर उठा दिया। तो पहले था 6400, अभी 600 किलोमीटर और जुड़ गया, तो अब कितना हुआ 7000 किलोमीटर। बोलो यार, तो अब 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में क्या हम लोग 600 किलोमीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे? अब वो नेग्लेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अंबानी का एग्जांपल दिया था, 10,000 करोड़ की बात हो रही थी, लेकिन 10,000 करोड़ की बात हो और 1,000 करोड़ उनके एक अकाउंट में और पड़े हों, तो फिर वो उस 1,000 करोड़ को छोड़ेंगे नहीं, वो कहेंगे हमारे पास 11,000 करोड़ है। बोलो यार, तो कहने का मतलब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइट इस बार अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में थी कुछ, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो बोलो जी की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इन अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इज इट क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं जरा अर्थ सरफेस के अंदर। ये हमारा अर्थ है, ठीक। अर्थ का मास बोलो यहां पर होता है। इस बार हम यहां पर आ गए। अभी तक ऑब्जेक्ट को लेकर कहां जा रहे थे? अर्थ के ऊपर। अभी हम कहां आ गए? अर्थ के अंदर। अगर डी डेप्थ अंदर हम लोग घुस गए, डी डेप्थ अंदर घुस गए, अर्थ के अंदर गड्ढा करके मान लो इतना डेप्थ घुस गए, तो अब जरा चेक करो क्या ये डिस्टेंस re माइनस डी होगी? सही है। अब मैं आपसे कहूं स्मॉल जी की वैल्यू बताइए, तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन अभी डिस्टेंस कितना है? बोलो यार, कितना है? पहले से कुछ कम आएगा है ना, re माइनस डी का होल।
यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर हम अर्थ का पूरा मास कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अर्थ के अंदर घुस जाओगे तो अब पूरा अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ नहीं खींच रहा है। जब आप अर्थ सरफेस से बाहर थे तो इस समय पूरा अर्थ, बोलो पूरे अर्थ का मास यहां पर है ना, पूरे अर्थ का मास यहां पर है ना, समझो पहले, पूरे अर्थ का मास यहां सेंटर पर होता है, पूरा अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक। लेकिन जब आप खुद ही अर्थ के अंदर घुस गए तो अब पूरा अर्थ आपको अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, अब केवल इतना अर्थ आपको अपनी तरफ खींचेगा, ये इतना अर्थ। क्या ये बात समझ में आई? अब केवल इतना अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। और सोचो जो ग्रीन वाला पोर्शन है अर्थ का, इसका जो मास होगा वो पूरे मास से तो कम ही होगा, तो इस बार तुमने न्यूमरेटर को ही भाई साहब घटा दिया, बोलो यार। और अगर न्यूमरेटर घटा दिया तो जी की वैल्यू भी, ठीक। देखो आप लोग 11th में नहीं हो, इसलिए हम आपको बहुत डिटेल में ये चीज नहीं बता रहे हैं, या अभी हम बता भी नहीं सकते हैं, काफी कठिन हो जाएगा आपके लिए, तो हम मोटी मोटी चीज आपको बता रहे हैं। अर्थ सरफेस से जब हम लोग ऊपर गए तो जी की वैल्यू घट गई, ये आपने सीधे सीधे समझ लिया है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा था इसलिए जी की वैल्यू घट गई। देखो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो नंबर छोटा होता है, ये बात पता है कि नहीं पता है? 1/3 है, 1/7 है, 1/7 छोटा हो गया है ना, वही वाली बात यहां पर है, ये तो आप लोग समझ गए। यहां पर भी आप ये समझ गए कि मास खुद घट गया, क्योंकि इस बार केवल इतना मास है एमई डैश, बोलो यार, इस बार केवल इतना मास है एमई डैश ग्रीन वाला, ये यही मास है जो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, बोलो एमई डैश, क्लियर। तो मास ही जब न्यूमरेटर ही घट गया तो ये जी की वैल्यू भी समझ लो घट गई। इसका मतलब जैसे जैसे अर्थ के डेप्थ में हम लोग जाएंगे जी की वैल्यू वहां भी घटती जाएगी। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब जी की वैल्यू मैक्सिमम फिर कहां होती है? अर्थ के सरफेस पर, और उसमें भी सबसे मैक्सिमम कहां होती है? पोल्स पर। तो वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, फिर इक्वेटर पे, बाकी सरफेस पर ठीक ठाक होती है, उसके ऊपर जाओगे घटेगी, उसके नीचे जाओगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? कैपिटल जी बोलो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं भी जाओ, किसी प्लेनेट पे जाओ चेंज होगा, लेकिन स्मॉल जी इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्मॉल जी हमारे अर्थ पे ही चेंज हो रहा है, बाकी तो अलग की बात हो गई। अब यही चीज, यही स्मॉल जी, सोचो अर्थ पर जब बात हुई तो अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, यही स्मॉल जी अगर मैं मून पर पूछूं तो मून का मास, मून की रेडियस। और वहां जब हम लोग निकालते हैं तो आप लोग पढ़ चुके हैं जी की वैल्यू बोलो 1/6 आती। तो अगली क्लास में हम लोग उसकी बात करेंगे, वो वैल्यू रख कर हम लोग निकाल के चेक करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अर्थ के लिए निकाला था 9.8 आया, वैसे हम लोग मून के लिए भी निकालेंगे और चेक करेंगे वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रखते हैं।